नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक आफ्टरनून एडिशन। बिस स्टॉक्स और मार्केट पे आज के सत्र में धुआंधार तेजी बन गई। आज के सत्र में निफ्टी पे लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास की तेजी इस समय देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग मूव इस समय मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। और कारण क्या कि जुलाई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र है और मार्केट वन वे ट्रैक पे ऊपर है। आज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखी एक्सेप्ट आईटी, कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स और फार्मा, इनकी तरफ नहीं है मार्केट। बाकी के रेस्ट ऑफ द स्पेस में बहुत ही धाकड़ चाल बननी शुरू हुई है। मिसाल के तौर पे आज के सत्र में कंजम्पशन, रियल्टी, मीडिया, एफएमसीजी, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रेलवेज, ऑटो, सब में एक साथ खरीदारी है। तो ये मार्केट का मूड माहौल सुधरा है। 24,000 के लेवल के ऊपर निकले हैं और कितनी तेजी पकड़ेगा मार्केट, इस पे बात करेंगे इस शो में। और आप सबका स्वागत है बिस स्टॉक्स में। बाजार के एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन आज की मार्केट अलग दिखाई दे रही है और ये चार्ट्स के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट किस तरीके से आज गई ऊपर। और उसमें 5 मिनट का चार्ट देखिए आप। शुरुआती सत्र से ही इस सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में मार्केट पे एकदम से तेजी देखने को मिली और अब यहां पर आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपको पता है 24,000 के लेवल के ऊपर आते हैं तो उसके बाद बुल्स की कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। लेकिन ये रिवर्सल है और बहुत तगड़ा रिवर्सल है। पिछले कुछ ढाई ट्रेडिंग सत्रों से आप ऊपरी स्तर ऊपर दबाव में थे, लेकिन आज वो लेवल टूट गया है। ऊपरी साइड पे आप 24,000 के लेवल को रिकॉन्कर कर गए और वो भी सीरीज के पहले ही कारोबारी सत्र में। 80% का रोल ओवर जनरेट हुआ था। रोल ओवर बहुत तगड़ा था और अब मार्केट ने बुल्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 24,030 के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। देखते हैं ये लेवल्स अभी क्रॉस होते हैं कि नहीं और उसके बाद फिर हायर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ये कंसोलिडेशन का फेज है, लेकिन जो सेकंड हाफ वाला जो मार्केट होगा वो और एग्रेसिव रह सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उस पर तो हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे ही, लेकिन आज के सत्र में जो जलवा पकड़े हुए स्टॉक्स फटाफट से मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और पहले ऊपर ऊपर जो आ रहा है दैट इज इटर्नल। आज कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं वो जुलाई की सीरीज के पहले ही दिन कंजम्पशन वाले स्टॉक्स तेज हुए। खाओ पियो वाली कंपनी इटर्नल, ये स्टॉक एकदम से ऊपर हुआ। फिर एफएमसीजी में एक और स्टॉक ऊपर हुआ, दैट इज नेस्ले। नेस्ले का स्टॉक एकदम से चलना शुरू हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर तेज है। ये स्टॉक में भी आज के सत्र में जबरदस्त चाल बनती हुई नजर आई, लगभग 3% ऊपर है। एशियन पेंट्स का स्टॉक ऊपर है। तो साफ तौर पे आज कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं वो बाजार को कर रहे हैं लीड। फिर अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में बनी है तेजी। और ऑटोज में आज एमएनएम और बैंकिंग में आज के सत्र में है एक्सिस। ये एक स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में जो तेजी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। गिरने वाले भी हैं जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। और 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले फिर से हमने देखा आईटी पे दबाव आता हुआ। टेक महिंद्रा भी नीचे है। एचसीएल टेक में भी आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। लगभग 2.25% से 3.25% ये स्टॉक्स नीचे हैं। लेकिन मार्केट में भी क्या करना चाहिए और क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी? और डोनाल्ड ट्रंप एकदम से चुप क्यों हो गए हैं? कोई ऐसा ट्रुथ सोशल पे पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस समझ में नहीं आया। कल तो एक डिस्क्लोजर दे दिया था, उस पर बात करेंगे। डिस्क्लोजर हैवी है। 580 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुई है फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट। और ये उनका एनुअल डिस्क्लोजर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है इस समय। और उसका भी अब सब यही बोल रहे हैं कि एक राष्ट्रपति क्या एज अ ट्रेडर मार्केट में रह सकता है कि नहीं, और या फिर उसका कोई निवेश पोर्टफोलियो हो सकता है कि नहीं। इसके ऊपर अब विवाद छिड़ गया दुनिया भर में। मेरे साथ रूपक जी इस समय मौजूद है। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। जी नमस्ते रजत जी। तो पहले तो ये बताएं, मार्केट पे जो एकदम से तेजी बनी, 150 पॉइंट्स ऊपर आ गए, क्या ये मूव आपको सस्टेनेबल लगता है? यहां से क्या और तेजी बन सकती है? देखिए मार्केट कुछ दिनों से ट्रेड जो कर रहा है ना वो 24,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है मोर और लेस। 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, बट कोई डायरेक्शनल जो मूवमेंट है वो उसका कोई रेडीनेस दिख नहीं रहा है मुझे। तो 23,800 का सपोर्ट रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक सेंटीमेंट तो पॉजिटिव रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बट मोमेंटम का कमी दिख रहा है मुझे। मोमेंटम का कमी मतलब फिर यहां से अभी पोजीशंस कैसे बनाएं निफ्टी पे? क्या आपको लगता है कि 24,200 इतना इजीली क्रॉस हो जाएगा या फिर नहीं, या फिर कोई भी अड़चन आएगी ऊपर? मुझे लगता है इजीली होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट ये चीज ऐसा चीज पता है कि 23,800 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना चाहिए मार्केट में। ओके राइट। अभी के तौर पे बाय ऑन डिप्स सर कौन से स्टॉक्स रेडार पर रखें? आज तो चौतरफा तेजी बन गई ना, तो अब तो तेजी वाली मार्केट आ गई आज और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स तेज हैं। आपको ब्रॉडर मार्केट्स में इस समय क्या क्या ठीक लग रहा है? जी आपने सही कहा, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स और ब्रॉडर ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग तो था ही।
और जिसके बात किया आपने इटरनल, ये सारे स्टॉक पे जबरदस्त बाइंग दिख रहा है। हमारे भी रिकमेंडेशन था इटरनल पे, हमने आज बुक कर लिया प्रॉफिट। ओके, तो अभी नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स पे बेट लगाएंगे? नेक्स्ट कौन से स्टॉक स्टॉक्स, पे बेट लगाएंगे? रियलिटी स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे, वो मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगा रियलिटी। फिर बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स, फिर आज तो एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत अच्छी खासी, जैसे स्टॉक लाइक मारिको, डाबर और ये नेस्ले, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला। मतलब आप बोल रहे हो कि खपत वाले जो शेयर्स है, जब इसमें पकड़ मजबूत होनी शुरू हुई है तो फिर इन्हीं के साथ ही रहें, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ओके, फेयर एनफ। और आज के सत्र में कुछ मिड स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, उसमें चलते हैं। लेकिन उससे पहले सर, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और रिजल्ट सीजन से पहले अभी के तौर पे आईटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। पहले हम सबसे पहले आईटी को ही ट्रैक करेंगे, क्या हाथ लगाएं या फिर बिल्कुल ही अवॉइड करें? कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है कि आईटी स्टॉक्स में भी? जी देखिए, करेक्शन यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है, बट मुझे लगता है यहाँ से लॉन्ग करके चलना शुरू करना चाहिए। मुझे सीरियस लॉन्ग करना चालू करना चाहिए इस लेवल से। आईटी इंडेक्स में, इंडेक्स आईटी एटीएफ भी, आईटी रिलेटेड एटीएफ भी ले सकते हैं, या स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं। ओके, राइट। मैं स्टॉक स्पेसिफिक आता हूँ और एक एक करके बात करते हैं स्टॉक्स पे, और उसके बाद फिर व्यूअर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। और ऊपर वाली लाइन तो, ऊपर के जो चार आ रहे हैं निफ्टी के, वो तो सारे कंजम्पशन वाले ही हैं। इटर्नल, नेस्ले, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या करें? अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिसेंट अगर चार्ट देखे, रिसेंट चार्ट तो छोड़िए, लास्ट 2 महीने का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो कंटिन्यूअसली ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज या नियर टर्म मूविंग एवरेज जो होता है, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे गया ही नहीं। अदानी एंटरप्राइज की बात करूँ तो मतलब कितना बुलिशनेस अराउंड द स्टॉक आप सोच सकते हो। तो 2 महीने से होल्ड कर रहा है इंपॉर्टेंट नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर, तो बायर्स ही है। नीचे आता है तो बाइंग ही आ रहा है कंटिन्यूअसली। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है 3300 3400 तक जा सकता है। नीचे अभी स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 3040 के नीचे, जिसके नीचे थोड़ा बहुत वीकनेस में आ सकता है। ओके। सर, बैंक्स में कुछ पसंद है? बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, मिसाल के तौर पे एक्सिस, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेज हैं। सब में पॉजिटिव, जो नाम किया आपने, सारे स्टॉक्स मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। मुझे एसबीआई पॉजिटिव लग रहा है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे। बैंकिंग फाइनेंस बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लगता है निफ्टी को कुछ ब्रेकआउट लाएगा तो बैंकिंग फाइनेंस ही ब्रेकआउट लाएगा। सर, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं जहां पर आज के सत्र में तूफानी चाल देखने को मिल रही है। देखिए, 6-6 7-7% आम हो गए हैं और बहुत तगड़े तरीके से मूव्स आए हैं। एक में तो सर्किट ही लग गया, सुबह सुबह उस पर बात हो रही थी। वो है पैसा लो डिजिटल। 71 रुपये हो गया कल की क्लोजिंग देखते तो। कल था ये लगभग 59 के आसपास, अब है 70.9। 71 रुपये, बहुत स्पीड से एकदम से कटकटाता हुआ ऊपर गया है। उसके बाद आज कुछ नए स्टॉक सामने निकल के आए हैं, मैं एक एक करके नाम लेता रहता हूं। पहला है राइट्स। सर, कन्विक्शन है क्या रेलवे स्टॉक्स पे? ये एकाएक चला है राइट्स का स्टॉक, राइट्स लिमिटेड। कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन मोमेंटम के साथ चलना है तो चल सकते हो। राइट्स में 225 का स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो, बट डेफिनेटली कन्विक्शन तो नहीं है। रेलवेज में ऐसा ही होता है, लगातार मूविंग, लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में रहते हैं, कुछ दिन वापस फिर फिजल आउट हो जाता है अचानक रैली। ओके सर, एक स्टॉक है, उसका नाम है फिर वही बात है ना कि ये सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स तो ऊपर हैं, टेक्स मैको रेल वगैरह सब ऊपर है। स्टॉक का नाम है एमसीएक्स। एमसीएक्स के स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए? एमसीएक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है स्टॉक। तो फिलहाल 1-2 दिन से अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। परसों ब्रेकआउट आया था, कल फिर एक रिट्रेसमेंट किया था, आज फिर वापस ब्रेकआउट आया। स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ से रैली 3200 तक जा सकता है। और नीचे एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना होगा, वो है 8990 का, 2890 का, सॉरी। ओके सर, स्टॉक का नाम है डिलीवरी। ब्रेकआउट है स्टॉक में, बहुत बढ़िया चार्ट है, लेकिन डिलीवरी के चार्ट, स्टॉक मूवमेंट भी थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं कभी कभी। स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद नीचे रिट्रेस करते हैं। तो फिलहाल स्टॉक चार्ट ब्रेकआउट है
और स्टॉक को 472 का स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। स्टॉक को 520 530 तक जा सकता है। थोड़ा रिस्की है बट रिस्क लेने लायक है। सर स्टॉक का नाम है, थोड़ा हाई टिकट साइज स्टॉक है, और इसमें ज्यादातर निवेश तो होता नहीं है, लेकिन वायदा कारोबार वाला है। पेज इंडस्ट्रीज। इसका चार्ट बहुत बढ़िया है। चार्ट देखिए कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है पिछले 2 महीना से, और अभी तो आज तो ब्रेकआउट दिया है। देखना पड़ेगा सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं। अब 43,100 उसके ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 46,000 पॉसिबल लग रहा है मुझे। हालांकि एक स्टॉप लॉस रहना रखना पड़ेगा 42,200 के नीचे। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में कर रहे हैं आउट परफॉर्म, और लगातार हमने इनमें बढ़त देखी है। सर एक और स्टॉक का नाम है वेल्सपन लिविंग। प्रिंसिपल लिविंग का चार्ट अच्छा है। ब्रेकआउट, जो 3 दिन का डाउनवर्ड्स ट्रेंड था, एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। और 159 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ बाई या होल्ड कर सकते हो। हायर एंड पे मुझे लगता है 182 तक जा सकता है। ओके सर, स्टॉक है एक्सिगो। एक्सिगो के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? एक्सिको का चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। एक तो रेजिस्टेंस है 223 पे, 223 के ऊपर फर्दर ब्रेकआउट है, बट फिलहाल चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है डेफिनेटली, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि स्टॉप लॉस थोड़ा स्टीप रहेगा। 199 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके राइट। सर ऐसे में ना एक स्टॉक आज क्रैश कर गया बिकॉज मैनेजमेंट ने ही बोल दिया कि Q1 कोई बहुत बढ़िया रह नहीं सकता, और डॉलर आय 1% घट सकती है। एबिट में भी दबाव रहेगा, ये साफ तौर पे क्वार्टर बेसिस पे बोल दिया। दैट इज केपीआईटी टेक, और केपीआईटी टेक आज बुरी तरीके से नीचे चला गया है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अभी देखा जाए तो केपीआईटी जो टेक है वो लगभग 16% नीचे है एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। आईटी का वैसे ही बैंड बजा पड़ा, और ऐसे में अगर ऐसी खबरें आ जाती हैं तो वो तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लाने वाली होती है। और केपीआईटी बुरी तरीके से पिटा हुआ है। इस पे जिनके पास भी हो, क्या वो बेचें या फिर इंतजार करें? ये भी बात हो रही है कि H2 FY27 में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, बेहतर कंडीशंस देखने को मिलेंगी। देखिए केपीईटी का चार्ट मैं अगर चेक करता हूँ तो उसमें ब्रेकडाउन बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन है। मंथली चार्ट पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन है। मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, तो किसी के पास रहेगा तो थोड़ा पोजीशन कम करना चाहिए। बट बाउंस मिले तो बेहतर है, नहीं मिले तो भी पोजीशन कम करना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और स्ट्रेट पे उनके पास चलते हैं, पूछते हैं कि वो क्या। बोलो ना शो। हाँ, तो उसमें पहला जो है दैट इज सुधीर जी का प्रश्न है। वो बोल रहे हैं कोफोर्ज 1370 पे ले रखे हैं, आपकी राय? 1370 अभी भी ऊपर ही कर रहा है काम। हाँ। तो देखिए कोफोर्स में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। 1390 का स्टॉप लॉस वो टूटा तो एक सीरियस करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर। स्टॉक 2 बार ट्राई किया था ऊपर जाने का, बट 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया, तो मतलब सेलर्स हायर एंड पे वेट कर रहा है। टाटा केम। ओके, सो अभी होल्ड होल्ड करना चाहिए अभी? टू बी द स्टॉप लॉस ऑफ 1390, उसके नीचे पोजीशन कम करना होगा या एग्जिट लेना होगा। ओके, उसके बाद है टाटा केमिकल 830। टाटा केमिकल से एग्जिट लेना चाहिए मुझे। स्टॉक फेलियर हो गया एक ब्रेकआउट देने में। तो स्टॉप लॉस मैं बताना चाहूंगा 689, मतलब 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए, उसके नीचे एग्जिट। तो पर ना ये पहले ऊपर की खरीद कर चुके हैं, तो थोड़ा जब इतना वेट कर लिया तो एकदम से अभी बेच कर क्या करेंगे? मतलब टाटा केमिकल है, कोफोर्ज है, और रिजल्ट सीजन ऑन होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इतनी ऊपर की पोजीशन को कैसे संभालें? टाटा टाटा केमिकल इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। लोअर लेवल्स पे कहां से एक बाउंस कर सकता है ये वाला स्टॉक? और देखिए ब्रेकडाउन तो रिसेंटली आया है ना, तो मुझे लगता है करेक्शन जो है वो सीरियस हो सकता है। ओके। तो सपोर्ट है 620 630 का आसपास का सपोर्ट है। वो वहां तक जा सकते हैं एक बार। ममराज सैनी जी बोल रहे हैं कि ममराज आर सैन जी बोल रहे हैं कि आज रूपक जी आए हैं तो मार्केट में रूपकता बनी रहे, कुछ मार्केट मोमेंटम बन जाए तो तोड़ दिया जाता है। लॉन्ग टर्म अच्छे फंडामेंटल्स शेयरों को लेना चाहिए।
कोई 2 बेस्ट पिक दे दो सर, 2 साल तक आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई 2 आपकी बेस्ट पिक्स। तो बेस्ट पिक पे रहेगा, एक तो रहेगा इंडिगो, दूसरा रहेगा एसबीआई। 2 साल और तक। दोनों ही लीडर हैं अपनी अपनी कैटेगरी के, इंडिगो एविएशन में और एसबीआई बैंकिंग में। तो ये तो 2 साल के लिए सिस्टम। सिस्टमैटिकली करते चले जाओ, सब कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, केआर के साहब बोल रहे हैं उज्जीवन फाइनेंस 60 प्लस हो गया सर। मेरा सुपर चैट नहीं लिया सुबह सर, मिस हो गया, सॉरी। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अभी 60 प्लस हो गया, इस पे क्या करना चाहिए? तो सपोर्ट है 570 का, 570 अगर टूट गया तो एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो स्टॉक में बने रह सकते हो। अच्छा, मैं बता दूं कि हम पहले प्राइम मेंबर्स के सवाल ले रहे हैं, उसके बाद फिर नॉन प्राइम मेंबर्स के सवाल लेते चले जाएंगे। और प्राइम मेंबर्स ही बहुत सारे होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपके सवाल पहले ले लें तो आप बिज तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। 3 तरीके के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिज तक के होम पेज पे मिल जाती है। ज्वाइन बटन क्लिक करिए और प्लान जो भी आपके कंफर्ट रेंज पे हो या फिर रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ठीक हो, तो उस प्लान को आप चूज भी कर सकते हैं। 3 तरीके के प्लान्स बिज तक के यूट्यूब चैनल के होम पेज पे ज्वाइन बटन क्लिक करते ही आपको मिल जाएंगे। तो पहले सवाल फिर आप ही के लिए जाएंगे। और एक और चीज मैं बता दूं कि पॉडकास्ट भी हमारा रिलीज हो गया है, सीके नारायण साहब के साथ पॉडकास्ट है। टेक्निकल तौर पे वो बाजार को आंकते हैं, लेकिन 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट पे। तो उनसे जो बात हुई, बात वहीं से ही शुरू हुई 1980 के दशक से, कि उस समय की मार्केट किस तरीके से चलती थी। और ये जो हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, तो क्या वाज दैट द बिगेस्ट फॉल, या फिर 2000 वाली मंदी सबसे ज्यादा दिक्कत वाली मंदी थी? तो बात आई यहाँ पर कि नहीं, 1986 वाली मंदी सबसे बड़ी मंदी थी स्टॉक मार्केट पे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप ये पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स जरूर देखिए। और इस बार सीके नारायण जी, जो कि फाउंडर है न्यू ट्रेडर के, उनके साथ हमने ये पॉडकास्ट पब्लिश ऑलरेडी कर दिया है। रूपक जी, ये बहुत जो सुना था, अब बड़े बड़े लेजेंड से मिलकर समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ तो जनरेट खूब कर ली लोगों ने, लेकिन टाइम देना पड़ा, बहुत टाइम। और बीच बीच में हर बार मेरे को तो ऐसा लगा कि अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स में एक झटका ऐसा आता है जो किसी के बस की नहीं होती उसको संभालना। बहुत खूंखार, मतलब तबाही वाली मार्केट देखने को मिलती है। तो वो दिल में बात बिठा लेनी चाहिए कि कभी ना कभी ऐसा मूड माहौल तो सेट होएगा ही होएगा, हमेशा कमाई नहीं करी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हमेशा हमें तैयार रहना पड़ेगा, कभी ना कभी ऐसा बहुत बड़ा झटका आ सकता है। हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेरेशन 100% कभी भी नहीं रहेगा, ये तो गारंटीड है कि 100% आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बट जितना हो सके प्रोटेक्ट करके रखना है, अपना कैपिटल को, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। नॉट ओवर डाइवर्सिफाइड, बट टू सम एक्सटेंट करके रखना होगा। ओके, और इसी बीच में जो इस बार का जो झटका लगा, दैट वाज ड्यू टू टैरिफ वॉर। उसके बाद फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, बी इट रूस यूक्रेन या फिर ईरान यूएस, इस तरीके की घटनाएं जो हुई हैं, उसकी वजह से बाजार में थोड़ा डेंट पड़ गया और हमारी ओवर वैल्यूएशंस थी एज कंपेरेटिव टू पीयर्स। तो अब दुनिया भर के बाजारों में पैसा जा रहा है, एशियन मार्केट्स में हमारे यहाँ उतना नहीं आ रहा है। इस बार की हमारी टाइम स्पेंड करने वाली मंदी है, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो पहले टूट चुके हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। और एक इसमें टॉपिक ये निकल आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी डिस्क्लोज की है इनकम कहां कहां से आती है, उसमें साफ तौर पे एक बहुत सुर्खियां बटोर रही है एक चीज, वो है क्रिप्टो मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, 580 मिलियन यूएस डॉलर कमाए गए हैं क्रिप्टो के जरिए, और ये डिस्क्लोजर उन्होंने दे दिया है। ये रिपोर्ट ये आ गई है यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स में, ये पब्लिश हो चुकी है, इन्होंने कर दी है। और इसमें करीब 515 मिलियन डॉलर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के टोकन्स बेचकर आए हैं, और 65 मिलियन डॉलर इसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर आए हैं। मोटी मोटी बात यह है कि 580 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई क्रिप्टो से हुई। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ क्रिप्टो में है, जी नहीं, गोल्ड में भी है, शेयर्स में भी उन्होंने ले रखी थी पोजीशन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। और जैसे ही ये शेयर्स लिए थे उसके कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी हो गई तीनों कंपनियों में। तो सब कुछ चल रहा है, वो भी खुलेआम। सर अच्छा है ना, यूएस वहीं पर ही नहीं कर लेना चाहिए ट्रेड? आप अगर देखोगे कि शॉर्ट टर्म में लास्ट 1 डेढ़ साल में, शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लास्ट देखोगे 6 महीना 1 साल में इंडियन मार्केट बहुत ही अंडर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू देयर टू इट्स पीयर्स। बट अगर देखो लॉन्ग टर्म में देखोगे, सबका सबका ना जो गेन है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। कभी पहले 3 साल में इंडियन मार्केट दिया, दूसरा 3 साल में यूएस मार्केट दिया, तीसरा 3 साल में दूसरा कोई एशियन मार्केट दिया, तो मोरलेस ना एवरेज आउट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। हाँ सही बात है। और हम सोच रहे थे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली तेजी है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, हमें क्या पता डोनाल्ड ट्रंप वाली तेजी है। तो जो तो राष्ट्रपति अपनी कंपनियों के शेयर्स में ट्रेड कर रहा है, गिरेंगे कैसे वो?
बताओ, तो बढ़िया ही हो गया फिर तो। ये सब जिन्होंने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के शेयर अभी तक ले रखे थे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके आगे पता नहीं अपने सामान के आप खुद रक्षक हैं। अब तो सब कुछ सार्वजनिक हो ही गया। अच्छा, प्रियंक जी बोल रहे हैं टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज और रिलायंस, ये कैसे लग रहे हैं सर अभी चार्ट्स पे? टाटा एलेक्सी से शुरू करते हैं। टाटा लिस्ट का चार्ट थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना पड़ेगा मुझे लगता है। करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है टाटा एलेक्सी का। फिलहाल तो रिव्यू माने रिव्यू और लेना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। फिलहाल कोई लेवल्स नहीं बन रहा है इसका। रिलायंस पे बात करें तो रिलायंस का देखिए करेक्टिव मोड में था, अभी भी है। बट रिलायंस का मोमेंटम चेंज होगा 1340 के ऊपर। 1340 के ऊपर रिलायंस अगर क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है, उसके बाद रिलायंस का मोमेंटम, ट्रेंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। तीसरा तीसरा कौन सा स्टॉक था? कोफोर्ज बात पर बात हो रही है इस वाले स्टॉक की, बहुत पोजीशन लोगों ने ले रखी है कोफोर्ज में। हाँ, वो ना एकदम नजदीक है सपोर्ट का। 1390 का सपोर्ट रहेगा, वो टूट गया तो कोफोर्स से एग्जिट लेना चाहिए। नया पोजीशन अभी बनाना नहीं चाहिए। नया पोजीशन बनाने के लिए वेट करना पड़ेगा। 1550 के ऊपर नया पोजीशन अब ऐड कर सकते हो। ये आपने उज्जीवन बैंक को होल्ड करने को बोला है क्या? केआर के साहब बार बार ये लिखी जा रहे हैं 60 प्लस हो गया, 60 प्लस हो गया। कहाँ तक होल्ड करेंगे? तो होल्ड करना चाहिए अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है नया हाई आ सकता है। 620 की तरफ जा सकता है। और स्टॉप लॉस एक सजेस्ट करूंगा 570 का। 570 टूट जाए तो एग्जिट। प्रियंक जी बोल रहे हैं आई हैव मेड डिसेंट मनी इन इंट्राडे पैसा लो में। पैसा लो में तो 20% का सर्किट ही लग गया सर। ये अब नेक्स्ट मैंने ना गलत चार्ट डिस्कस कर लिया। उज्जीवन स्मॉल का नहीं, उज्जीवन का मैंने डिस्कस किया था। तो इसका भी चार्ट सेम सिमिलर है। स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है मुझे। 59 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को। और कहाँ तक का टारगेट? टारगेट मुझे लगता है नया आ सकता है स्टॉक में, 68 70 तक जा सकता है। अच्छा। और ये अपना पैसा लो डिजिटल, पैसा दे रहा है, पैसा लेते रहना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट दिया है। फिलहाल एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 66 का। 66 नहीं टूटता है तो कंटिन्यू रहेगा ये अप ट्रेंड। सर प्रियंक जी ने ये भी लिखा है VISL वेदांता आयरन एंड स्टील। अरे भैया सर ऐसा कुछ बताओ। वेदांता आयरन एंड स्टील बहुत बढ़िया। तो लेते कैसे हैं ऐसे स्टॉक्स को? प्रॉब्लम तो ये है ना, अपने हाथ ही नहीं आते। 38 हो गया। पिछले दिन का लो लगाए, स्टॉप लॉस चलते चले जब तक चल रही है गाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज्यादा खिंच सर डर लगता है। इन्होंने ले लिए जैसे 5500 शेयर ले लिए एट द रेट ऑफ 31, अब हो रहा है 38। अच्छा पैसा बन रहा है अभी मोटा मोटा। एक दिन का लो का, जैसा आज का लो का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। कल अगर वापस एक बार गैप अप देते हैं और फ्रीज हो जाता है तो वापस एक बार कल का लो में स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते ही ऊपर जाना है। जिस दिन टूटेगा तो उस दिन फिर टूटना भी चालू हो जाएगा। अभिषेक जब तक नहीं टूटता है तब तक तो होल्ड करना है। अभिषेक जी बोल रहे हैं कि IT स्टॉक्स का कुछ होगा क्या? बड़ा इरिटेट हो रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि IT स्टॉक्स में बहुत अब इरिटेशन होने लगी है। हाँ, आईटी स्टॉक्स मुझे लगा कि टुवर्ड्स इट्स शॉर्ट टर्म मिड टर्म बॉटम आ गया मुझे लगता है। इस लेवल से मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 800-900 पॉइंट करेक्शन आ सकता है। उसके उसके बाद से एक बार एक मीनिंगफुल रैली आ सकता है आईटी स्टॉक्स में। ओके 25,000 का सपोर्ट है, 25,000 का सपोर्ट है इसका। वेदांता नॉट गुड गोइंग आउट बस इन मेटल्स, ये जो है वो तेज हो रहा है। समथिंग हैपन्स। मामराज जी बोल रहे हैं, निकुंज जी बोल रहे हैं अदानी पोर्ट और अदानी एनर्जी। उसके बाद इमोजी बड़ी अच्छी अच्छी वाली लगाई है, क्यूट क्यूट वाली। तो यानी दोनों स्टॉक्स इनके पास हैं, अदानी पोर्ट और एथर एनर्जी। क्या करना चाहिए सर? अदानी पोर्ट तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट आया है जो पिछले एक महीना का जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। तो लोगों के मन में जो कंफ्यूजन था और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कंफ्यूजन हट गया। अभी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दे दिया। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए अदानी पोर्ट।
और दूसरा एथर एनर्जी। जी इतना देखिए एकदम सॉलिड मूवमेंट दिया, मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बांध लेना चाहिए इस लेवल पे, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करके वेट करना चाहिए। कि भारतीय एयरटेल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे फॉर शॉर्ट टर्म, और एसबीआई के भी? प्रफुल्ल जी पूछ रहे हैं। एयरटेल का देखिए कोई ट्रेंड नहीं है स्टॉक के अंदर, लेवल्स तो इम्पोर्टेंट है। 1960 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर भारतीय एयरटेल में एक कंप्लीट रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर सकता है। तो 1960 का लेवल देखिए। पर इन्होंने शॉर्ट करना है इसलिए पूछ रहे हैं। शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट करना है तो थोड़ा ऊपर जाने पर 1920-25 के आसपास कर सकते हो शॉर्ट, कीपिंग ए स्टॉप लॉस अब 1960। और नहीं तो दूसरा चीज कर सकते हो, अगर ऊपर नहीं जाते यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से नीचे आना चालू हो जाता है वापस कल से, तो 1845 के नीचे शॉर्ट कीजिए। और एसबीआई का भी शॉर्ट लेवल पूछ रहे हैं। एसबीआई का शॉर्ट लेवल नहीं रहेगा अभी, क्योंकि एसबीआई मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट करना नहीं चाहिए। फिर भी शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हो 1000 के नीचे, या एकदम छोटा मोटा इंट्राडे शॉर्ट ना होगा आपको तो शॉर्ट कर सकते हो 1030 के नीचे पर टारगेट ऑफ 1000, और स्टॉप लॉस डालना होगा 1045। सर पर ये चढ़ने में तो ऐसे जान निकल जाती है और तेजी से नीचे आ जाते हैं, जब भी गिरने वाले होते हैं तो बहुत स्पीड से नीचे आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसे होता है कि बोलते हैं ना, फियर इज द बिगेस्ट इमोशन और स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। तो पैनिक में जब ऊपर जाता है, जो पॉजिटिव न्यूज में 70% स्टॉक एक साथ ऊपर जाता है, 70% स्टॉक, 70% मोमेंटम एक साथ दिखता है। बट गिरने के टाइम पे 90%, मोर देन 90% एक साथ नीचे आता है, सबका पैनिक एक साथ होता है। निफ्टी 24,035 के ऊपर बढ़ जाएगा अगर 24,035 के लेवल को निकाल दिया तो। निकुंज जी बोल रहे हैं आप कौन से लेवल को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो सर? अभी चल रहा है 24,13, 24,013। और देखिए मोरलेस पॉजिटिव लग रहा है मुझे, 24,200 के ऊपर मोमेंटम बहुत जबरदस्त हो जाएगा, और 24,200 के ऊपर 24,800 तक जाएगा, 24,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,500 तक जाएगा। बट ओवरऑल सपोर्ट हो जाएगा 23,800, जब तक 23,800 के ऊपर है किसी भी पॉइंट से मार्केट खींच सकता है ऊपर। डिक्सन टेक्नोलॉजी में 12,000 की ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है सर? पहले तो 12,000 पे तो आए, 12,000 ही नहीं आ रहा है। 12,000 सर अगर निकल आया 12,000 के लेवल के ऊपर तो क्या टारगेट आए? उसके ऊपर टारगेट आएगा 12,900, 13,000, 13,000 के ऊपर आता है और सस्टेन करता है तो डिक्शन में 2-3 हजार पॉइंट का रैली मिनिमम होना चाहिए। तो 13,000 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। प्रतीश जी बोल रहे हैं विक्रम सोलार पे आपकी राय? बैंड बजी पड़ी है। विक्रम सोलर, जी हाँ, चार्ट तो थोड़ा डिप्रेसिंग है, बट सपोर्ट के पास है। 175 का सपोर्ट है, वो नहीं टूटा तो एक बार रिकवरी में 201 तक आ सकता है। ओके, और सर उसके बाद स्टोव क्राफ्ट, आयुष अग्रवाल जी बोल रहे हैं होल्ड और स्विच टू यूनिमेक एरोस्पेस। सब कैश मार्केट के स्टॉक हैं, सब धाकड़ भाग रहे हैं, स्टोव क्राफ्ट, यूनिमेक। हाँ, स्टॉक क्रॉप में प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस लेवल पे, और सेल एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सिग्निफिकेंट रैली दिया। 450 की स्टॉक हो गया 800। और यूनिमेक इसमें से स्टोव क्राफ्ट में से निकल के यूनिमेक एरोस्पेस ले लें। जी हाँ, अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा मुझे लगता है। ओके राइट सर, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई उन पे? जिन भी स्टॉक्स में चर्चा हुई उनमें हमारा क्लाइंट्स का पोजीशन रह सकता है, बट मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। और सर वो आपने हमारी पॉडकास्ट सीरीज देख ली क्या, मनी मेकर्स? ये हाँ, देखनी अभी आज देख लूंगा। और सेव करके देखना आप, अभी तक तो 4 पब्लिश हो चुके हैं, नवनीत मनोहर जी का, ओके ओके। उसके बाद सुशील सुशील केडिया साहब का, और साथ ही साथ फिर देवीना मेहरा जी का, और अब सी के नारायण जी का। सी के नारायण जी जो कि टेक्निकल एनालिसिस जैसे आप करते हैं।
आपने कब अपनी जर्नी शुरू करी थी सर? मैंने 2006 में। तब तक तो हम मंदी से बाहर निकल आए थे, 2002 वाली मंदी से। हाँ हाँ, वो तो है। और उसके बाद फिर आते ही फिर 2006 के बाद 2 साल पैसे, 1 साल पैसे कमाए और 2008 में फिर सब चले गए थे ना आपके भी? जो पावर का जो ये आया था, आईपीओ आया था, उसी दिन से मार्केट एक बार तोड़ना चालू किया था 2008 में। मेरे तो 2007 में तो बहुत एकदम 30 मार मेरे खान तो तो आर पावर के आए भी थे सर, अपने तो आर पावर के शेयर भी आए थे। तब यही तो होता था, आईपीओ में नहीं तो था तब, जहां पैसे लगाओ एकदम से भग जाता था वो शेयर। आर पावर ही नहीं चला बस, तो वहीं से हुई मामला गड़बड़। तो बस यही है, मनी मेकर्स हमारी सीरीज है जिसमें हमने कुछ पुरानी चीजें निकालने की कोशिश की है और लेजेंड इन्वेस्टर्स भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा अपने जीवन काल में और उन्होंने कैसे अप्रोच किया और कैसे वेल्थ बिल्डअप करी है, बहुत कुछ वो सीख गए हैं। तो हम शॉर्टकट मार के उनकी लाइफ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सुनने से ज्यादा समझ में आता है आजकल। फिर उसके बाद बुक्स तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन पहले सबसे सीखने की पहल जो है वो बिस्तक ने करी है। मनी मेकर स्पेशल पॉडकास्ट से सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से अप्रोच बताने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। तो फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तर के साथ। लाइव सेशन दोबारा से 3:15 बजे हम ऑन कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।